इलेक्शन से कबल नैब की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ। नवाज शरीफ ने एहतसाब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दे दिया। ये बहुत सारे कंसर्न्स रेज कर रही हैं ये सब चीज़ें, तो इससे बिल्कुल इज्तनाब नहीं बल्कि इसको फिल फॉर बंद किया जाना चाहिए। इंतखाब से कबल एहतसाब पर शकूक व शहबात का इजहार क्यों किया जा रहा है, पूछेंगे तज्जियाकार अंसार अब्बासी से, तज्जियाकार मोहसिन बेग से और तज्जियाकार मुबशर जैदी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इंतखाबात के नजदीक आते ही एहतसाब में भी तेजी आ गई है। नैब में जो करप्शन के हवाले से तहकीकात शुरू हुई हैं, वो लग ये रहा है कि एकदम से बहुत सारे केसेस खुल गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमा नैब के शिकंजे में नजर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज और इसहाक डार, ये तो कुछ बड़े बड़े नाम हैं, पहले से ही नैब की तहकीकात इनके खिलाफ जारी है। मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले को शकूक व शुबहात की नजर से देख रही है। अब साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी ने इस इंतखाबात से कबल धांधली भी करार दिया, जबकि नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को नैब ही के खिलाफ एहतजाज करने की हिदायत भी जारी है। कल लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने नैब की जो कार्रवाइयां हैं उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह दिया। अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जो टर्म है, इसमें बड़े वाज़ेह इशारे होते हैं कि किस तरफ कहा जा रहा है कि कौन कसूरवार है। क्या कहा मियां नवाज शरीफ ने? लेट्स वॉच हिम। ये सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। मैं जैसे कल भी कहा था, और बहुत सारे ये अपना शुकूक व शुबहात को जन्म देती है ये सूरत हाल। और इलेक्शंस अगर रिग्ड होंगे या उसमें अपना वो साफ या शफाफ नहीं होंगे, तो इससे आइंदा आने वाले वक्त में बहुत और मसाइल जन्म लेंगे। तो इससे बेहतर है कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से होने देना चाहिए, और इस तरह से ये पकड़ दकड़ जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस रिग हुए हैं उनमें धांधली हुई है, प्री पोल इंजीनियरिंग हुई है, उसके नतायज हमेशा मुल्क कौम के लिए, हमारी अपनी कौम के लिए बहुत घिनौने निकले हैं। एक निगाह डालते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से अहम रहनुमा करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात का सामना कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग स्कीम, ड्राइव-इन रोड की तामीर और साफ पानी स्कैंडल में तहकीकात जारी हैं। हमजा शहबाज के खिलाफ साफ पानी स्कैंडल में तहकीकात जारी हैं। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया है। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी है। अमीर मकाम के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के खिलाफ तहकीकात जारी है। साबिक वजीर मुमलिकत सारा अफजल तारड़ के खिलाफ मुबैना करप्शन इल्जामात छानबीन हो रही है। साबिक वजीर खैड तारिक फजल चौधरी के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ गैस के गैर कानूनी ठेके देने के इल्जाम पर तहकीकात का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा कमरुल इस्लाम साफ पानी स्कैंडल में गिरफ्तार हो चुके हैं। साबिक वजीर आजम शाह खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG स्कैंडल में तहकीकात जारी हैं। सो ये इस वक्त सूरत हाल है। आई स्टार्ट विद यू अंसार अब्बासी साहब। तो कर रहे हैं कि पकड़ धक्कड़ हो रही है या हमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक है PMLN का? देखिए, मुझे नहीं पता मियाँ साहब किस लिहाज से कह रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय में पनामा के बाद GIT जिस तरह बनी, GIT ने जिस तरह काम किया, और उसके बाद जिस तरह एकदम से नैब, जो कि ये 56 कंपनीज तो बहुत मेरा पिछले 5, 6, 7, 8, 10 साल से काम कर रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन नैब भी जाग गया कि पंजाब में भी कुछ होने वाला है, और बाकी हर जगह से तवज्जो जो पहले सिंध में थी उनकी, वो तवज्जो हट गई। तो उसमें ज़ाहिर है लगता है, एक ज़रूर लगता है कि जी बहुत सी जो क़ुव्वतें हैं इंक्लूडिंग नैब, कि इनका जो रियल फोकस है दैट इज़ PMLN। और फिर जिस तरह से PMLN के बहुत से इलेक्टेबल्स, जो बहुत से इनके लोग थे जिन हालात में उन्होंने छोड़ा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ गए, तो इससे ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं, और बहुत से जवाब भी शायद लोगों के पास होंगे, शायद मेरे पास भी होंगे, राइट। लेकिन मेरा ख्याल है कि
वो जवाब जो शायद मेरा ख्याल है या इवन बहुत से लोगों की इतलात भी हो सकती है, शायद मेरी भी इतलात होंगी, लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते। इतलात हैं, इन्वेस्टिगेटिव सेल को आप हेड भी करते हैं, ये जो अगर हम हर केस को अलग अलग देखें तो इसमें क्या इतना मवाद था कि ये केसेस बनते, अगर सिर्फ हर केस को ये ना भूल जाएं कि PMLN के हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि फेयर अंदाज में जहाँ पे भी कंप्लेंट हो उस कंप्लेंट की स्क्रूटनी होनी चाहिए। अगर उस कंप्लेंट में जान हो तो उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट करके इन्वेस्टिगेशन भी बननी चाहिए, और अगर प्रोसिक्यूट कर सकें तो आपको रेफरेंस बनाना चाहिए। ठीक, ये तो असूल किसी भी कंप्लेंट के बारे में हो, वेदर इट इज़ पंजाब, इट इज़ KP के सिंध या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। राइट। तो लेकिन बात यह है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें परसों जो हैरानगी हुई, अगर रेफरेंस बना नहीं और रेफरेंस बनेगा उसका फैसला एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी आपकी, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों चेयरमैन नैब को ये बात स्ट्राइक की कि वो पब्लिक अनाउंस करेंगे जी हम बहुत बड़े करप्शन के केसेस हैं, यानी उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि करप्शन हुई है, उन्होंने कहा कि करप्शन हुई है और हम इनके अगेंस्ट रेफरेंसेस फाइल करने वाले हैं। राइट। इस मौके के मैं ये कह रहा हूँ कि इस मौके के ऊपर टाइमिंग जो है, या तो कोइंसिडेंस है कि जी उनकी टाइमिंग और इलेक्शन कैंपेन की टाइमिंग वो आपस में मिल गई है, या फिर पता नहीं डेलिबरेटली उन्होंने, कि ऐसा तो नहीं मकसद था कि जी आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो ऑलरेडी जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर मुख्तलिफ साइडों से आ रहे हैं कि क्या नैब ने भी उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कहीं प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं की। राइट। और नैब का वैसे पास्ट कंडक्ट ऐसा ही रहा है थ्रू आउट। आप थ्रू आउट देखें जो कंडक्ट इनका है, अभी मैं कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकता, मैं तो जाहिर कह रहा हूँ कि या तो कोइंसिडेंस है या वही चीज़ है जो नैब हमेशा से करता है, जो माजी में भी होती रही है। इफ आई कम टू यू बेग साहब, ये जो नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं, तरीक़ाकार है, इससे प्रेशर एक्सर्ट होगा या इलेक्शन के रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है, या ये तासुर जो अभी अब्बासी साहब ने कहा ये तो फिर अवाम में भी है कि नैब की कार्रवाइयों के बारे में क्या सोचते हैं लोग? पहली बात तो फरिया ये है कि जो 56 कंपनीज का स्कैंडल आया, ये बहुत अरसे से ऑडिट नहीं करवा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी थी, इन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफिस को ऑडिट नहीं करवाने दिया। ठीक। अब जो ऑडिटर जनरल साहब नए आए, उन्होंने आके ये केस खोला, और जब ऑडिट नहीं करवाने दिया पिछले 9 साल का, तो उन्होंने नैब को कहा कि ये हमें ऑडिट नहीं करवाने दे रहे पंजाब गवर्नमेंट, तो आप ये 56 कंपनीज के बारे में ये रिकॉर्ड है, आप चेक करें। ये उनकी कंप्लेन थी। एक दूसरी ये है कि आप देख लीजिए, पहले पीपल्स पार्टी भी यही कहती रही कि नैब हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, पंजाब में कुछ नहीं कर रही, और उसकी वजह ये थी कि जो हमारे एक्स चेयरमैन थे नैब के, वो मियाँ शरीफ साहब के बड़े क्लोज और उन्हीं के नॉमिनेटेड थे, उनकी दोस्ती भी रही, सबको पता कि उनके शरीफ बरादरान से क्या तल्लुकात थे। उस वजह से नैब ने उनके खिलाफ तो कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी हदीबिया का मैं केस नहीं खोलता, जो करना है कर ले, जिसके बारे में जजेस ने कहा कि नैब तो आज दफन हो गई। अब ये नए चेयरमैन आए, बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने आते साथ ही मिलियन के हिसाब से केसेस खोल दिए, एक नहीं, इनके खिलाफ, सबके खिलाफ। अब दूसरे एंड पे डबल स्टैंडर्ड नैब का ये हुआ कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि हम इनको इलेक्शन के बाद तक का टाइम दे रहे हैं। ठीक है जी। और कमरुल इस्लाम साहब को जैसी टिकट मिला, और राइट अवे उस बेचारे को अरेस्ट कर लिया गया, हालांकि उसका रेफरेंस जब बन जाए फिर आप अरेस्ट करते हैं किसी को, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट करने का कोई मकसद नहीं है। तो क्यों हुआ ऐसा? आई डोंट नो, ये तो अवाम ही उनसे पूछ सकती है ना। तो किसी जगह पे नैब बिल्कुल टिल्ट कर जाती है, ठीक है, हालांकि जहां आपको एक्शन करना चाहिए वहां नहीं करते, और किसी जगह आप एक्शन ऐसा करते हैं, और सबको पता है कि वो चौधरी निसार साहब की वजह से अरेस्ट हुआ है। ठीक। और वो क्योंकि ये 4 टिकट ही PMLN ने इशू किए हैं जो चौधरी निसार साहब के खिलाफ। चौधरी निसार का तो इतना नहीं इम्पैक्ट हो सकता नैब पर। नहीं, वाया मीडिया इम्पैक्ट बहुत है चौधरी निसार का। यस, ओके, वाया मीडिया इम्पैक्ट बहुत है। मुबशर ज़री साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये कार्रवाइयाँ हैं ये टिल्टेड नजर आ रही हैं, सिर्फ शिकवा है नून लीग का, या फिर जब हुकूमत में नून लीग गिरी है तो ऑब्वियसली केसेस भी फिर हुकूमत के खिलाफ ही बनते हैं यूजुअली? जी बिल्कुल, मेरे दोनों भाइयों ने तफसील से बता दिया कि क्या मसाइल हैं।
हमेशा से जब से नैब बना है तो इस पर यही इल्ज़ाम लगता है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाता है जो भी उस वक्त हुकूमत में होता है अपने मुखालफीन को। पहले नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ये किया, आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ किया, फिर वही चीज़ मुशर्रफ के पास आई तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब फैमिली के ख़िलाफ़ किया, बेनज़ीर भुट्टो एंड फैमिली के ख़िलाफ़ किया, उसमें बेल आउट किया चौधरीज़ को। तो अपने अपने जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान हैं उनको साइड पे रख के उनको एक सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी रिलीफ दी जाती है और जो लोग दूसरी साइड पे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब मोहसिन साहब जो कह रहे हैं 56 कंपनियों वाला बिल्कुल होगा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे ऑडिट हो सकता है? दूसरी बात यह, कमरुल इस्लाम साहब को जब नैब ने क्लीन चिट दे दी 2 हफ्ते पहले, तो अब कैसे उन्हें पकड़ लिया? मुझे ये बात तो इतनी वाज़ेह हो गई है अब कि बिल्कुल नून लीग को अगर उनसे नहीं टूट पा रही पंजाब में तो वो अब इन तरीक़ों से तोड़ेंगे। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सियासतदान जो है वो दूध के धुले हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, जैसे अंसार अब्बासी ने कहा, प्रोब होना चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए अगर आप समझते हैं। लेकिन एक वक्त में किसी एक जमात के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हो जाती है और बाकियों को छोड़ दिया जाता है, सिंध में नैब ने इतनी तबाही मचा दी पिछले 2 साल में कि जनाब वो फला ये है, उसका 467 अरब है, उसका 50 अरब है, उसका 100 अरब है। क्या रिसीव किया मुझे बताएं, क्या रिकवर किया इन्होंने? और आज वो लोग सब के सब जमानतों पे हैं। आप तवज्जो चली गई है पंजाब की तरफ, तो बिल्कुल नैब का टिल्ट बिल्कुल वाज़े है। और जहाँ तक नैब के चेयरमैन का सवाल है, तो मैं तो उस वक्त से जानता हूँ इनको जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स के उसमें भी रहे हैं, उसमें भी इन्होंने कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दी। उसके बाद लेकिन मिसिंग पीपल में तो आज तक किसी ने भी कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दे सके। वो टॉपिक ऐसा है। नहीं, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो जब ये अपॉइंट हुए थे तो उसी वक्त मैंने ये कहा था या अपना ख्याल जाहिर किया था, हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि ये साहब जो है किसी भी ही इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट। उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो और हमने देखा अब बिल्कुल एक फोकस्ड वे में एक जमात के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो उससे वोटर या आवाम का सस्पिशन बढ़ेगा कि अच्छा जनाब अचानक ही जो है सारी करप्शन नून लीग में आ गई, जो इससे पहले अलेजेडली पीपल्स पार्टी में थी या इससे पहले किसी और जमात में थी। तो ये चीजें जो है ना, टाइमिंग, जैसे मोहसिन साहब ने भी कहा, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो ये तो एक वाजे स्कीम ऑफ थिंग्स लग रही है। लेकिन अब्बासी साहब जनरली, क्योंकि आप तो बड़ा वोकली कह चुके हैं कि इदारे होने चाहिए जो पकड़ें करप्शन को, ओवरऑल ये नैरेटिव भी तो लोग सवाल पूछते हैं ना कि आप ये क्यों कहते हैं कि हमें ना पूछो, क्योंकि किसी को भी नहीं पूछा। फिर हम एक बार फिर वो ये बात कर रहे हैं कि हमें क्यों पूछ लिया। भाई आप क्लियर करा लें। देखें ये जो फर्ज करें, अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है ना कि हमें क्यों पूछा जाता है, पहले पीपल्स पार्टी कह रही थी और PMLN कह रही थी। देखें ये बात जिस तरह मुबशर भी कह रहे हैं, पहले फोकस एक पार्टी थी, अब दूसरी थी, हालात डिफरेंट हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने भी इशारा किया कि जी वाया मीडिया वाली बात। सो एनी हाउ कुछ चीज़ें अच्छे हम वेग तरीके से ही बात कर सकते हैं हम भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कसूर तो ज़रूर है कि इन्होंने वादा किया था कि हम एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट रियली होगा और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो इंश्योर करेगा। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में ये वादा किया था। लेकिन मैं आपको नहीं, हाँ, लेकिन कोई भी देखें ये चूंकि हो नहीं रहा, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है और प्लस जिस तरह की अपॉइंटमेंट है, मैं मुबशर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये भी जो हमारे चेयरमैन इस वक्त भी हैं, मेरी भी यही ख्याल था कि जिस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट हुई कि जी इनको बड़े आसानी के साथ इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और इनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जा सकता है। और ये जो अभी सारा कुछ कार्रवाई हो रही है, मैं आपको एक बात बताऊं, एक केस नहीं, बहुत से ऐसे केसेस हैं। मुझे ये बताएं कि एक तो इनकी अपनी पावर्स की बात है, किसी एक को पकड़ लेना, जैसे बेग साहब ने कहा, उस बेचारे का क्या कसूर था कि उसको आपने 11 जून को ये कहा कि बंदा इलेक्शन लड़ सकता है, आपने उसको NOC दे दिया, तो उसको इलेक्शन के कम से कम एंड तक, जब तक इलेक्शन होते हैं उस वक्त तक तो इलेक्शन तो लड़ने दें। कौन सा उसने मुल्क छोड़ जाना था? आप ज्यादा से लाहौर तक नहीं, यहाँ पहुंचा नहीं, ज्यादा ECL बढ़ा दे। किसी को आप पकड़ते हैं, किसी को आप छोड़ते हैं, डिस्क्रिशन उस
क्या नैब का जो अपने ऑपरेशन हैं, जिस तरह जैदी साहब ने कहा, मुझे बताएं 450 अरब की करप्शन का इल्जाम इन्होंने लगाया डॉक्टर जो है पाकिस्तान डॉक्टर आसिम के ऊपर 450 अरब, 1 अरब भी अभी तक प्रूव नहीं कर सके। तो क्या इनको नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये किस किस्म का मजाक उड़ाते हैं आप लोगों का? उनको अरेस्ट करके रख दिया और फिर ज़ाहिर है इतने, और इसी तरह वो जो आहद है 7-8 महीने से वो जेल में है, भाई कुछ अभी तक नहीं निकला, कोई रेफरेंस नहीं बना, ये किस किस्म की आप डॉक्टर तोकीर भी था ना, नेपरा वाला, देखिए 83 बिलियन। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और जिस किस्म की पावर्स और जो मिसयूज और इनसे ना पूछा जाना, जो रेफरेंसेस बनाए, और मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के साथ इन्होंने अरब रुपए के करप्शन के केसेस लोगों के इन्होंने सेटल करवाए हैं अदालतों से। एक अदालत का अकाउंटेबिलिटी, 2 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स का, 3 फैसले उनके तीनों एक ही तरह के लिखे हुए, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल गलत तरीके से फैसले हुए, उन फैसलों के ऊपर ना उन केसेस को दोबारा खोला गया, ना उनके ऊपर दोबारा ट्रायल हुआ। वो चूंकि इन्फ्लुएंशियल अक्यूज थे, उसके ऊपर नैब भी खामोश बैठा है और कोर्ट्स भी खामोश बैठी है। राइट, विल टेक इसलिए मैं बताऊं देयर इज समथिंग सीरियस रॉन्ग विद दिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन, ये जो हमारा बना है नैब को, इसको ओवरऑल इसलिए करने की जरूरत है। देखें कि इस तरीके से कि वाकई मेरिट के ऊपर लोगों की पगड़ियां ना उछाले। मेरे पे अगर शक भी है, सबूत भी है, तो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ मुझे सजा दिलवा के अंदर करें। ऐसा नहीं कि किसी की डिस्क्रिप्शन है, जिसको अंदर करना वो अंदर कर दिया, जिसको पगड़ी देखें आप पगड़ियां उछालते हैं लोगों की, ये कब से काम शुरू कर दिया कि आप प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं और इस तरह जाके आप तकरीरों के ऊपर कह रहे हैं जी कि इसने इतना अरब खा लिए। भाई अरब खा लिए तो पहले केस तो बना लो ना, केस बना के उस केस को प्रूव तो कर लो। ओके, विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बेग साहब, एक तो सबसे अहम बात यह है कि ठीक है जैसा भी काम कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन इसको ठीक किसने करना था? जो पिछले 5 साल से हुकूमत में थे, जब वो कंप्लेन करते हैं तो, या उससे पहले जो हुकूमत में थे, कितनी लेजिटिमेट कंप्लेन है ये? देखिए, इसके ऊपर लॉ में अमेंडमेंट होनी थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें अमेंडमेंट लानी थी। कोई शख्स सीरियस नहीं है जब तक उसके ऊपर हाथ ना रखा जाए। जब वो फंसता है तो फिर वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है। वरना कौमी असम्बली में इनके पास चांस था, ये जब चाहते अकाउंटेबिलिटी लॉ में तरमीम लानी चाहिए थी इनको, इसको बेहतर करते। और ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप 90 डेज के लिए किसी को भी जेल में डाल दें और प्रूफ बाद में होता रहे, वो तो बेचारा गया। और अब मोस्टली केसेस में ये हो रहा है, जो छोटे लेवल के लोग हैं उनको तो ये पकड़ के बैठा लेते हैं, जेल में भी डाल देते हैं, बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली जो खुद चेयरमैन ने आपने कहा कि जी 150 केसेस हैं, मेगा बड़े स्कैंडल। वो किधर के बड़े स्कैंडल जी? वो तो कह रहे हैं हमें बम रखने की धमकियां भी मिल रही हैं, हम बड़े प्रेशर में हैं, वो ये भी तो बता रहे हैं। देखिए, मैं तो कल भी किसी को कह रहा था कि जो करप्शन में या वाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व होता है वो बम नहीं चलाता, वो धमकी आई डोंट नो किसने इनको दे दी, मेरा नहीं ख्याल कि ये धमकी कोई गलत है, ठीक है ना जी। और जिन्होंने नैप में पैसे लेने हैं वो आज भी ले रहे हैं, कल भी ले रहे थे, और वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नैप कुछ नहीं करता। इंटरनल एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग कर देना, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर नैब में कोई शख्स करप्शन कर रहा है तो उसको तो डबल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी सीट पे बैठा हुआ। सो इदारों से मुसलसल हर कोई शिकवा कर रहा है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही नहीं है। पीटीआई जो कि हर वक्त नवाज शरीफ साहब पे कहती रही कि आप इदारों के खिलाफ शिकवा करें, आज NA-67 जेएलएम से पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो गए हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही इल्जाम लगाया है कि पर्सनल रीजन था। लेट्स वॉच इट। जी, आज जो फैसला आया है, मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं कि उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप हाई स्टेक गेम में होते हैं तो इस तरह की हर्डल्स आपके आगे क्रिएट की जाती हैं। ये जो फैसला है, इसका बुनियादी मकसद मेरी कैंपेन इफेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है। फैसले मेरिट के ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। पहले ये केस डिसमिस हुआ, फिर सो मोटो लिया गया, और मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी रुजू कर रहा हूं। ये जो जज साहब हैं इबादुर रहमान लोधी, जिनको इफ्तिखार चौधरी के इंतहाई चहीते आदमी हैं, इनको अपॉइंट किया गया। मुबश्शिर जैदी साहब, फवाद चौधरी साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे मैसेज दिया गया कि आप मत बात करें इफ्तिखार चौधरी की खिलाफ, और जब मैंने की तो मुझे इसलिए नाअहल कर दिया है बगैर किसी वजह के।
मैं आई कैन बिलीव ऑन हिज वर्ड, जो वो कह रहे हैं जाहिर है वो कह रहे हैं और एक पार्टी के तर्जुमान हैं। लेकिन आप ये देखें ना, हर कोई इस बात के ऊपर कम से कम एतराज़ ज़रूर उठा रहा है कि ये जो शफाफियत का सारा मामला है वो इसमें मौजूद नहीं है। ये जो नैब अब चीज़ें लेकर के चला है, आपने कहा क्यों नहीं करता। आप देखें कि मुशर्रफ ने लेजिटिमेसी लेने के लिए चौधरीज के तमाम केस माफ़ कर दिए, उनके कर्जे माफ़ कर दिए, सारा कुछ वो हो गया। वो केस कहाँ गया? वो चीज़ कभी नैब को नज़र नहीं आएगी, वो ना ही बाद में खुली कभी। ठीक है, उसी तरह पॉलिटिशियंस की भी यही मजबूरी रहती है। मजबूरी क्या, उनकी इनकम्पिटेंस होती है कि जब वो पावर में आते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो भी इस टूल को यूज करके अपने सियासी मुखालफिन को या तो ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनको चित कर सकते हैं। जरदारी साहब की हुकूमत में तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो दौर में थी। जब वो खुद नरगे में आए तो उसके बाद तक उनके हाथ से गेम निकल चुकी थी। तो वो उन्होंने, आपने देखा कि पार्लियामान के एंड में बातें भी हुई कि जी नैब को खत्म कर देना चाहिए और ये कर देना चाहिए और वो कर देना चाहिए, लेकिन सीरियस एफर्ट कोई भी नहीं कर रहा। हर जो भी हुकूमत में आता है उसको पता है कि सियासी मुखालफिन को चित करने के लिए नैब से बेहतर टूल कोई भी नहीं है, क्योंकि जो भी कह लें हमारे तमाम सियासतदानों के क्लोजेट्स में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ तो है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्जामात भी हैं। या तो वो एक दफा उन इल्जामात का सामना करें और अपने आप को क्लियर कराएं। जब वो ये नहीं करते तो फिर मौका मिलता है नैब को, और नैब को इस वक्त तो कैटेगोरिकली मतलब क्लियर कट इस्तेमाल किया जा रहा है ना, लेकिन करवा वही रहे थे जो इस मुल्क में हर चीज कर। ओके, सो वी ऑल कंक्लूड कि नैब इस वक्त जो कार्रवाइयां कर रहा है उसमें बिलाशुबा बेहतरी की गुंजाइश है और टिल्ट भी नजर आ रहा है। इसके ऊपर यकीनन जो रिस्पॉन्सिबल हजरात हैं दे मस्ट टेक नोटिस एटलीस्ट कि लोगों की सक राय क्या है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई, हम बड़े अरसे से सुन रहे थे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में, तहफ़्फ़ुज़ात जो कुछ हमारे नेशनल इदारों के भी थे, कुछ और लोगों के भी थे। अब बड़ा अहम कदम पीटीआई ने लिया है। कल उनके चेयरमैन इमरान खान ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अली वज़ीर जहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे हैं वहाँ पीटीआई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। सो आई स्टार्ट विद यू अंसार साहब, क्या अटेम्प्ट क्या है ये? देखें, पीटीएम के मतलब मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल जो भी हैं जनरली मोस्टली बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक, लेकिन उनकी जो प्रोटेस्ट का तरीका और ख़ास तौर पे उनकी जो स्लोगन्स थे जो मैंने सुने हैं, कम से कम मुझे उनसे शदीद इख्तलाफ है और मैं समझता हूँ कि वो स्लोगन्स बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए। ज़ाहिर है आपका अपना मुल्क है, आपकी अपनी फोर्सेज हैं और कम से कम ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जी ऐसा लगे कि जैसे खुदा न खास्ता कोई दूसरा मुल्क या किसी दूसरे मुल्क का एजेंडा इस मुल्क में चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो होता है ना हुब्बुल वतनी और कौन इस मुल्क का हुब्बुल वतन नहीं है, उस इस दायरे में हमें लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, हमें इस दायरे में सबको अंदर लेके आना चाहिए। इवन जो बॉर्डर पे भी हैं तो उनको खींच के अंदर लेके आना चाहिए। और इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने उनको एक पॉलिटिकल उस आइसोलेशन से निकाल के ये कोशिश की कि मेन स्ट्रीमिंग हो और आप ज़ाहिर है हिस्सा बने इस पूरे सिस्टम का और फिर अपने डिमांड्स और आप ताकि और दूसरे भी लोग चूँकि आपके डिमांड्स को वैलिड मान रहे हैं, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि पीटीआई का फैसला मैं ज़्यादा तौर समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, इनकरेजिंग है और उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। वही वाली बात कि ऐसे लोगों में शामिल मत हों, उनको धक्का दे के उनको दायरे से बाहर निकालें, उनको अंदर दायरे के अंदर सबको लेके आए। ये मत कहें कि जी ये भी गद्दार, वो भी गद्दार, वो भी गद्दार, सारे जब गद्दार हो जाएंगे तो मुझे बताएं इस दायरे के अंदर रहेगा कौन? इसका क्या ये मैसेज आएगा, क्योंकि बड़ा क्लियर है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो मामलात हैं और पीटीआई का, क्योंकि हुकूमत भी खैबर पख्तूनख्वा में थी उधर ही उसके साथ ही है, तो कितना उनका जो मैसेज है वो स्ट्रांगली जाएगा कि हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ शामिल हो जाए। बिल्कुल, अंसार अब्बासी साहब जैसे कह रहे थे कि दायरे में रहे, मैं तो कहता हूँ बॉर्डर में रहे। ठीक है, बॉर्डर क्रॉस ना उनको, हाँ, बस बॉर्डर के अंदर ही रहे। ठीक है ना जी। तो बेसिकली वजीर साहब को बहुत अरसे से पीटीआई ट्राई कर रही थी कि वो इनके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, ठीक, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म से लड़ना चाह रहे थे, इसलिए पीटीआई ने लास्ट मोमेंट पे कहा कि ठीक है हम आपके लिए सीट
उसी तरह रखते हैं, आप अकेले लड़े, हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो दीनी जमातें भी हैं, हार्ड कोर थी, उनको भी लाना चाहिए। अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है तो पॉलिटिक्स में ज़रूर लाएं, इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, चाहे वो जीतें तो बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट में आके बात करें, जो भी उनकी डिमांड है, उनकी भी बड़ी अजीब सी डिमांड है बाजों का, मेन स्ट्रीमिंग करें बस। और उनको अभी देखिए ना, हाफिज सईद साहब पे इंडिया ने बहुत शोर डाला। Yes. मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो नेचुरली वो जो क्या हम जो खतरा तशद्दुद वाली नहीं बढ़ा चीजें हैं देते? वो खत्म हो ठीक है, जाएंगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेशनल आप दायरे में ले आए उनको धारे में, लेकिन खतरा नहीं बढ़ा देते एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस को? आप अगर पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हैं, किसी लेवल पे भी एक्सट्रीम नहीं, देखें, अगर आप उनकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं सुनने के लिए तैयार तो फिर वो आपको सड़क करेंगे। पर और फिर वो आपके बम और गोली के साथ सुनाने की कोशिश करेंगे। इट्स द बेस्ट वे टू ब्रिंग देम इन पॉलिटिक्स। राइट। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप लोगों को पार्लियामेंट में और हुकूमत में लेके आएंगे ना, जो भी हो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। यस, ठीक, दे बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। मुबश्शिर ज़ैदी साहब, क्योंकि आप तो जाते भी रहे हैं उनके तमाम मुख्तलिफ जलसों पर, क्या अच्छा स्टेप है और क्या असर क्या पड़ेगा इसकी पूरी मूवमेंट के ऊपर? देखिए, इवेंचुअली मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लोग नौजवान लोग हैं, गुस्से में हैं। हमें भी पता है कि जितना हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मुल्क ने सहा है, सबसे ज़्यादा हमारे पख्तून भाइयों ने नुकसान उठाया है, चाहे वो जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, उनको डिस्प्लेस होना पड़ा कबायली इलाकों से। तो अगर वो वापस जा रहे हैं और उनकी कुछ डिमांड्स हैं तो आप बैठकर कम से कम बात तो कर लेना। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि आपको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, आप अफगानिस्तान चले जाएं, तो ये तो और ज़्यादा उनको गुस्से में लाने की बात है। जिस पे रिएक्शन आते हैं, फिर वो कुछ नारे लगाते हैं जिनसे अंसार अब्बासी की तरह मैं भी इत्तफाक नहीं करता, उनकी सारी डिमांड से भी मैं इत्तफाक नहीं करता। लेकिन जब हम अपने लोगों को खुद धक्का देंगे और उनके साथ बैठकर बात नहीं करेंगे तो मामलात खराब होंगे। आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे पहले उन्होंने उनके हक में बात की, जो जिरगा बना उसके अंदर भी फरहतुल्लाह बाबर को शामिल किया। कल इमरान खान ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने एक अमली कदम उठाया। तो आप देखेंगे कि ये चैनलाइज हो जाएगा उनका एग्रेशन। नौजवान लोग हैं, नौजवान को ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, गुस्से में कुछ भी बोल सकता है। तो ये हमारे इदारों का भी काम है, हमारी सियासी जमातों का भी काम है कि उन नौजवानों के एग्रेशन को चैनलाइज करें और उनकी बात सुने, कुछ अपनी मनवाएं, कुछ उनकी माने, ताकि हमारे इस वक्त मुल्क में दुनिया भर में किसी भी मुल्क से बढ़कर यूथ बल्ज है, यानी नौजवानों की तादाद पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा है, जो आगे जाके जिन्होंने वर्कफोर्स का हिस्सा बनना है, सियासत का सो एवरीवन थिंक्स कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि उनको आप नेशनल धारे के अंदर लेकर आए, बहुत पॉजिटिव स्टेप है और इवेंट बिल्कुल ओवरऑल इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। वक्फा लेते रहे, उसके बाद ये बात करेंगे कि बहुत सारी जमातें मैदान में हैं, लेकिन नेशनल जमात पाकिस्तान की हम किसको कहेंगे? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब ने कराची से अपनी कैंपेन का आगाज किया, कराची से वो खड़े भी हो रहे हैं एक हलके में। इमरान खान साहब भी कराची से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी कॉन्टेस्ट करने की बिलावल भुट्टो साहब भी वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है ताकि एक तासुर दिया जाए कि नेशनल पार्टीज हैं। हम एक नजर डालते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कराची में। मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा, ना आप ख्वाब देखने के कायल हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कराची नहीं, कराची को इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जो हमारे भाई बहन यहाँ पर जो पान खाने वाले हैं उनके कराची को मैं लाहौर बनाऊंगा इंशाल्लाह, और जो कराची में रहते हैं उनको कराची मैं इंशाल्लाह लाहौर से बेहतर बना के दूंगा। ये मेरा बात है। क्योंकि मुबश्शिर ज़ैदी साहब आप कराची नहीं कराची में बैठे हुए हैं, तो आई स्टार्ट विद यू। एक तो लाइटर नोट में कहा, लेकिन इसके ऊपर तनकीद भी हुई कि शायद नहीं ऐसा कहना चाहिए था, बट व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त नेशनल पार्टी कौन सी है पाकिस्तान में जो नजर आए कि हर तरफ रीच रखे हुए? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसीलिए कराची जो है
मेरे ख्याल में पंजाब के बाद जिस जगह नज़र होगी सबकी, पंडित की, जो तज्जियाकारों की या इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की, वो कराची पर होगी, जहां सबसे बड़ी सीट्स हैं पंजाब के बाद किसी भी एक उसमें 21 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। और बिल्कुल इस वक्त मुकाबला ओपन है, क्योंकि MQM के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि लगता नहीं है कि कोई भी उनका धड़ा जो है वो 5 से ऊपर सीटें हासिल कर पाएगा 21 सीटों में से। तो इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और दीगर नून लीग को भी फॉर दैट मैटर। मगर इसका सबसे अच्छा जो मेरे ख्याल में एडवांटेज वो वही होगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कि सब अपना थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है छाप छोड़ेंगे इस इलेक्शन में। इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून खाली पंजाब की जमात नहीं रहेगी, एक सीट भी अगर उसे कराची में मिलती है तो वो कराची में उसकी प्रेजेंस हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस ज्यादा जो थी वो अंदरून सिंध होती थी, पहले यहाँ पे सिर्फ लियारी और मलीर तक महदूद थे। अगर वो 3, 4, 5 सीटें ले जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस भी, उनका स्टेक भी इस शहर में बढ़ेगा, क्योंकि इस शहर ने बहुत महरूमियां देखी हैं, बहुत वायलेंस देखा है। पीपल्स पार्टी इस वजह से शहर को ओन नहीं करती कि जनाब यहाँ तो MQM थी, MQM इस वजह से ओन नहीं करती थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है, हमें फंड्स नहीं मिलते उसके, तो फिर वायलेंस अपनी जगह है, माफियाज अपनी जगह थे। तो अब जब मेजर पार्टीज PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ हद तक MQM, जब सब इस शहर की ओनरशिप लेंगे तो मेरे ख्याल में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शहर के लिए आगे बेहतरी की उम्मीद है। राइट, सो दैट वुड बी अ पॉजिटिव स्टेप इंसाफ भाई साहब। लेकिन हमने पिछले इलेक्शन में देखा कि मोर रीजनल बन गई या सूबाई बन गई जमातें। इस वक्त कौन सी जमात आपको लग रहा है कि नेशनल रीच है इसकी? देखें, जो लीडिंग 3 जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों के अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, एक का पंजाब है, एक का KPK है, एक का सिंध और इंटीरियर सिंध ख़ास तौर पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ठीक है, हम कह भी देते हैं कि देखें रिस्ट्रिक्ट कर लिया सिंध, जैसे पीपल्स पार्टी से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि अपनी गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस और करप्शन के एलिगेशन की वजह से अपने आप को बिल्कुल महदूद कर दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि ठीक है, ये मसला ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है जीत नहीं सकी लास्ट इलेक्शन। हो सकता है अभी कुछ सीटें शायद पंजाब से या 1, 2, 3 सीटें शायद KPK से निकाल ले, शायद बलूचिस्तान से भी निकाल ले, लेकिन वो नेशनल पार्टी है। ओके, राइट। नून लीग भी नेशनल पार्टी है, आप हर जगह से बहुत सीटें नहीं ले सकते, मतलब KPK से निकाल लेते हैं, इनकी 1, 2 सीटें शायद वहाँ से भी, जिस तरह मुबशर कह रहे हैं, हो सकता है 1 आध कराची से भी ले लें, इंटीरियर से।